બધા છે. So good morning class. How are you? Hope you all are doing well, and we will start from where we left yesterday. Okay. The organisms, both plants and animals living in a habitat, are its biotic component. The non-living things such as rocks, soil, air and water in the habitat constitute its abiotic components. अभी देखो कोई भी हमारे आजू बाजू में आप देखोगे ना तो आपको लिविंग थिंग्स दिखेगी और नॉन लिविंग थिंग्स दिखेगी, है ना. तो जो लिविंग थिंग्स होती है ना, वो उसका बायोटिक कंपोनेंट कहलाता है. क्या कहलाता है? बायो मतलब लाइफ, जो जिंदा होते हैं उसी को हम बोलते हैं बायो, है ना. तो बायोटिक कंपोनेंट्स यानी कि जो जिंदा तत्व होते हैं, है ना. एंड नॉन, उसमें कौन कौन से आते हैं? प्लांट्स एंड एनिमल्स. तो हमारे आजू बाजू में जितने प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स जो भी आते हैं ना, उसको हम बोलते हैं बायोटिक कंपोनेंट. और एबायोटिक कंपोनेंट यानी कि हवा, ज़मीन, ठीक है, रॉक, पहाड़, रॉक, सॉइल, एयर एंड वाटर. हमारे आजू बाजू के पहाड़, हमारे आजू बाजू की ज़मीन, मिट्टी, हमारे आजू बाजू की हवा और हमारे आजू बाजू का पानी, ये सब चीज़ें क्या कहलाती है? एबायोटिक. यानी कि ये जिंदा नहीं है. पत्थर पत्थर ही रहता है, मिट्टी मिट्टी ही रहती है ना, उसके अंदर जान नहीं है. तो हमारा इन्वायरमेंट दो चीज़ों से बनता है. कौन कौन से? बायोटिक एंड एबायोटिक. तो बायोटिक यानी कि एनिमल्स, बर्ड्स, इंसेक्ट, जो भी जिंदा चीज़ें हैं वो, प्लांट्स भी आ गए. एंड एबायोटिक यानी कि नॉन लिविंग थिंग्स, एयर, वाटर, सॉइल एंड रॉक्स, ये सब एबायोटिक कंपोनेंट्स कहलाते हैं. बी और सी बायोटिक हो सकते हैं. कौन? बी बायोटिक, सी बायोटिक. हाँ, हो सकते हैं. ठीक है. वी नो दैट सम प्लांट्स ग्रो फ्रॉम सीड्स. लेट अस लुक एट सम एबायोटिक फैक्टर्स and their effect on seeds as they grow into young plants. अभी कोई भी पेड़ उगेगा किसमें से? कोई पेड़ उगाना है आपको. चलो एप्पल का पेड़ उगाना है, तो एप्पल का पेड़ उगाने के लिए सबसे पहले आपको क्या? सीड की ज़रूरत पड़ेगी. फिर सीड को आप क्या करोगे? बोएंगे. कहाँ पर? जमीन में. ज़मीन में. फिर क्या होगा? पानी बड़ा होगा. पानी भी डालोगे. फिर बड़ा होगा धीरे धीरे. क्या क्या चाहिए होगा उसको बड़ा होने के लिए? सनलाइट चाहिए होगी. सनलाइट चाहिए, पानी चाहिए, सनलाइट, फिर एयर भी चाहिए. एयर भी चाहिए, हाँ, ज़मीन और फर्टिलाइज़र, ये सब चाहिए, है ना. तो लेट अस सी, हम देखते हैं एक्टिविटी एक. रिकॉल एक्टिविटी 5 इन चैप्टर नंबर 1. जो हमारे चैप्टर नंबर 1 में एक्टिविटी 5 थी ना, उसमें क्या था? वी मेड स्प्राउट्स फ्रॉम द मूंग एंड चना. सुबह सुबह नाश्ते में हम लोग खाते हैं ना स्प्राउट्स, है ना. स्प्राउट किसको बोलते हैं पता है? जो हेल्दी नाश्ता होता है हमारा. देखो चना है, मूंग है, उसको हम क्या करते हैं? रात भर पानी में भिगो के रख देते हैं, पूरी रात पानी में. फिर सुबह उठ के उसमें से पानी निकाल के जो गीले मूंग और वो थे ना, उसको एक कपड़े में लपेट के रख देते हैं और उस कपड़े के ऊपर भी थोड़ा सा पानी छिड़क देते हैं, स्प्रिंकल कर देते हैं. ठीक है. हाँ, दूसरे दिन देखेंगे ना तो वो जो मूंग और चना जो था ना, इसमें से छोटे से वाइट कलर का धागे जैसे बाहर निकलने लगेंगे, है ना. यानी कि वो स्प्राउट हो गए, ग्रो होने लगा है. स्प्राउटेड मतलब यही बोलते हैं, जो पानी में भिगो के रखेंगे ना, है ना, तो 1 या 2 दिन बाद उसमें से सफ़ेद धागे जैसा निकलने लगेगा. मतलब वो जर्मिनेट, अगर उसको ज़मीन में डाल दोगे ना तो वो प्लांट बन जाएगा, उसको हम स्प्राउट बोलते हैं. ठीक है. हाँ, तो ये जर्मिनेटेड हो जाता है. व्हेन द सीड टर्न इनटू ए स्प्राउट इट इज सेड टू हैव जर्मिनेटेड. दिस इज द बिगिनिंग ऑफ द लाइफ ऑफ ए प्लांट. तो किसी भी प्लांट की ज़िंदगी की शुरुआत कहाँ से होती है?
पहले सीड को भिगो के रख दो, भिगो के रख दोगे तो उसमें से एक हल्का सा धागा वाइट कलर का बाहर निकलने लग। हाँ ठीक है, तो वो उसकी शुरुआत हो गई। देन कलेक्ट सम ड्राई मूंग सीड्स, कुछ सूखे हुए मूंग के दाने लो। कीप 20 to 30 सीड्स असाइड, उसको साइड में ही रख दो, उसको कुछ नहीं करना है। एंड सोक द रेस्ट इन वाटर फॉर ए डे, तो कुछ मूंग के दाने लिए हमने, उसमें से कुछ थोड़े साइड में रख दिए और बाकी जो थे ना उसको पानी में भिगो के रख दिए हमने। डिवाइड द सोक सीड्स इनटू 4 पार्ट्स, अभी जो हमने पानी में भिगो के रखे थे ना उसके भी 4 हिस्से कर देने के, अलग अलग थोड़े थोड़े, ठीक है ना, काटना नहीं है। जो कुछ मूंग बचे थे भीगे हुए उसको 4 अलग अलग हिस्सों में रख देने का है, थोड़े थोड़े निकाल के। कीप 1 पार्ट कंप्लीटली सबमर्ज्ड इन वाटर फॉर 3 to 4 days, अभी जो हमारे पास 4 अलग अलग कंपार्टमेंट बचे ना उसमें से एक को पानी के अंदर रख दो 3-4 दिन के लिए, ठीक है। फिर डू नॉट डिस्टर्ब द ड्राई सीड्स एंड दोज सबमर्ज्ड इन वाटर, और पहले ही हमने कुछ साइड में रख दिए थे सूखे हुए और अब इसको भिगो के भी रख दिए, अब इन दोनों को कुछ नहीं करना है, ठीक है। बाकी के हमारे पास 3 बचे हैं और, है ना, उसको हम क्या करते हैं, कीप 1 part of the soaked seeds in a sunny room and another in a completely dark region like the cupboard, अभी जो बचे हैं हमारे पास एक को धूप में रख देना है, ठीक है, और बाकी को एकदम अंधेरे वाले कमरे में रख देना जहाँ पर बिल्कुल भी लाइट नहीं आती हो, ऐसे कबर्ड जैसे में, ठीक है। कीप द लास्ट पार्ट इन वेरी कोल्ड सराउंडिंग, से इन ए रेफ्रिजरेटर और इन एन आइस अराउंड, और लास्ट वाला जो हमारे पास बचा था उसको हम फ्रीज में रख देंगे या बर्फ़ में दबा के रख देंगे उसको, ठीक है। Rinse them and replace the water every day. What do you notice? After a few days, do the seeds in all the 5 conditions germinate uniformly? Do you find slower or no germination in any part of this? अभी क्या होगा कि 5 अलग अलग हमारे पास कैटेगरी के सीड्स हो गए। एक को हमने ऐसे ही सूखे हुए को रखा है, एक को पानी में भिगो के रखा है, दूसरे को हमने कबर्ड में रखा है, एक को हमने धूप में रखा है ना। 5वें को कहाँ रखा था हमने, बर्फ़ में दबा के रखा था, ठीक है ना। अभी थोड़े दिनों बाद देखेंगे ना तो क्या सभी सीड्स जर्मिनेट होने लगेंगे? नहीं, तो कौन से सीड जर्मिनेट होने लगेंगे? डू यू रियलाइज दैट एबायोटिक फैक्टर्स लाइक एयर, वाटर, लाइट एंड हीट आर इम्पोर्टेंट? तो प्लांट को ग्रो होने के लिए क्या चाहिए था? एयर चाहिए थी पहले तो, दूसरा उसको वाटर चाहिए था, तीसरा उसको हीट, थोड़ी सी गर्मी भी चाहिए थी, और चौथा उसको क्या चाहिए था? एयर, वाटर एंड लाइट एंड हीट, ये 4 चीज़ें चाहिए उसको। In fact, abiotic factors are important for all the living organisms. तो ये चारों चीज़ें सिर्फ इसके लिए नहीं, हम सबके लिए ज़रूरी है। अगर हवा नहीं होगी तो क्या होगा? गर्मी लगेगी, मज़ा भी नहीं आएगा। और अगर धूप ना निकले, सूरज ना निकले तो बीमारियां फैलने लगेगी, ठंड भी लगने लगेगी, क्योंकि सूरज आता है तो हमको गर्मी भी मिलती है थोड़ी बहुत, तो गर्मी भी चाहिए, लाइट भी चाहिए, है ना। और पानी नहीं होगा तो प्यास, बुरा हाल हो जाएगा ना प्यास से। तो खाली प्लांट को नहीं, हम सबको, जो जो जानवर हैं, पक्षी हैं या इंसान हैं या प्लांट्स हैं, सबको एयर भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, लाइट भी चाहिए और हीट, गर्मी भी चाहिए। अगर ये चारों में से एक चीज़ भी नहीं मिलेगी तो हमारी हालत ख़राब होने लग जाएगी, ठीक है। We find that organisms exist in very cold as well as very hot climates. तो अभी देखो कश्मीर कैसा है, एकदम ठंडा है, तो वहाँ पर भी लोग रहते हैं, वहाँ पर भी जानवर मिलते हैं और वहाँ पर भी पेड़ उगते हैं, है ना। और राजस्थान कैसा है?
रेगिस्तान है, पूरी गर्मी गर्मी है वहाँ पर, तो वहाँ पर भी तुम्हें कुछ जानवर मिलेंगे, कुछ पेड़ मिलेंगे, है ना। तो इसका क्या मतलब हुआ, हर जगह पर चाहे वो क्लाइमेट कैसा भी हो, गर्मी वाला हो या ठंडी वाला हो, हमको लिविंग बीइंग्स मिलते हैं वहाँ पर। एडेप्टेशन इज the method by which organisms get well adjusted to the climate। अभी देखो आप घर में ही थे, ठीक है, स्कूल नहीं आते थे, और पहला ही दिन स्कूल का था, अभी नहीं, फर्स्ट स्टैंडर्ड का या सीनियर केजी का, तो आपको कैसा लगता था, पूरा दिन रो रहे थे ना, मज़ा नहीं आती, मेरी मम्मी नहीं दिख रही, मेरा भाई कहाँ है, मेरा घर कहाँ है, मुझे घर जाना है। देखो पहले दिन जो भी स्कूल आता है ना बहुत रोता है ना, उसको घर की, क्योंकि सब नया नया लगने लगता है उसको। फिर दूसरे दिन भी स्कूल आएगा, है ना, तो भी रोएगा थोड़ा थोड़ा, तीसरे दिन भी आएगा, फिर भी थोड़ा रोएगा, पूरे दिन नहीं रोएगा, लेकिन पहले दिन तो पूरा दिन ही रोता रहेगा। फिर एक वीक जब चला जाएगा ना, फिर वो स्कूल आएगा तब रोएगा नहीं, क्यों, क्योंकि उसको पता चल गया कि यहाँ पर मेरे को कुछ तकलीफ़ नहीं है, उल्टे का मज़ा आता है, नए नए दोस्त मिलते हैं, टीचर नया नया सिखाती है, स्टोरी सुनने मिलती है, नया सीखने को मिलता है, फिर उसको मज़ा आने लगता है। फिर जब छुट्टी आती है तो उसको मज़ा नहीं आता है, आज संडे है, स्कूल क्यों नहीं जाना है, मेरे को स्कूल जाना है ना। तो इसको क्या हुआ, धीरे 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 हम लोग एडप्ट होते गए नई चीज़ के साथ में, है ना, इसको हम बोलते हैं एडप्टेशन। तो देखो जब बहुत ठंड पड़ती है तब भी हम लोग जैकेट स्वेटर पहन के पूरा दिन ऐसे ऐसे करके बैठे रहते हैं, है ना। जब गर्मी पड़ती है तो ऐसी पंखा या हल्के कपड़े पहन के भी एडजस्ट हो जाते हैं, है ना। तो जैसा वातावरण होता है हम लोग अपने आप को उसके मुताबिक कर लेते हैं, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं एडप्टेशन। Adaptation does not take place in a short time because abiotic factors of the region also change very slowly। तो एडप्टेशन होने के लिए, जैसे बच्चे को स्कूल में एडजस्ट होने के लिए कितना दिन लगा था, 8 दिन, है ना। 8 दिन के बाद, 1 वीक के बाद वो फिर नॉर्मल हो गया था, फिर उसको टीचर से डर नहीं लगता था, खेलता था, वो करता था। तो हमारे आजू बाजू का वातावरण भी है ना रोज़ चेंज होता जाता है। देखो कल तक गर्मियाँ थी, अब सर्दियाँ शुरू हो गई धीरे धीरे, तो क्या अचानक से ठंडी पड़ने लग गई थी, नहीं, पहले थोड़ी थोड़ी ठंडी, फिर थोड़ी थोड़ी। अभी देखो जैसे जैसे टाइम जाएगा ना, हम लोग 2-2 स्वेटर पहन के आएंगे स्कूल में, और पूरा दिन टोपी पहन के रखेंगे, राइट। तो इससे क्या होगा, हम लोग धीरे 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 ठंडी की तरफ एडजस्ट होते जा रहे हैं। पहली तारीख थी सर, ना रूट बनाई नहीं करेंगे, हाँ डेली ड्रेस इन कंप्लीट जरूरी नहीं, हाँ, राइट। सो adaptations does not take place in a short period of time। short period of time में adaptation नहीं होता है, थोड़ा टाइम लगता है ना, और क्योंकि हमारे आजू बाजू का वातावरण जो है ना वो भी धीरे 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 चेंज होने लगता है, हाँ। Those organisms which cannot adapt to this change die and only the adapted ones survive। अभी कैसा होता है कि देखो जो एडप्ट नहीं कर पाते जानवर, है ना, अचानक से ठंडी पड़ने लग जाती है, राइट, अचानक से ठंडी पड़ने लग जाती है, और जो एडजस्ट नहीं हो पाता है ठंडी के साथ में वो मर जाता है, डाई हो जाता है ना। अभी देखो हम लोगों के यहाँ पर ठंड कितनी पड़ती है, इतनी नहीं पड़ती, लेकिन हिमालय में कितनी ठंड पड़ती होगी, चारों तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ होती है। तो अगर हम लोग वहाँ जाएंगे, है ना, तो हमको बहुत ठंड लगेगी, और एडजस्ट नहीं हो पाए तो भाग आना पड़ेगा, नहीं तो मर सकते हैं हम वहाँ पर ठंडी में फंस के। उसी तरह गर्मी में अगर रेगिस्तान में पहुँच गए, राइट, और वहाँ पर तो बहुत गर्मी होती है,
तो हमारी हालत ख़राब हो सकती है ना। तो या तो हमें उसके साथ एडजस्ट होना पड़ेगा, अगर नहीं हो पाए तो जगह छोड़ के आ जाना पड़ेगा, या तो फिर मर जाएंगे। Only adaptations one will survive. Organism adapt to different abiotic factors in different ways. This results in a wide variety of organisms in different habitats. तो अलग अलग जगह पर जो जानवर, पक्षी, पेड़ पौधे होते हैं उसको अडेप्ट होने के लिए अलग अलग टाइम लगता है। Let us look at some of the habitats understood, the abiotic factors and the adaptations of animals in this habitats। तो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं हम क्या होता है, ठीक है ना। पहला है अ जर्नी थ्रू डिफरेंट हैबिटेट, सम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स। अभी टेरेस्ट्रियल का क्या मतलब था, कल सिखाया था, ज़मीन के ऊपर रहने वाले जो भी हैं उसको हम टेरेस्ट्रियल बोलते हैं। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल। सो उसमें पहला आता है डेजर्ट। वी डिस्कस द एबायोटिक फैक्टर्स ऑफ ए डेजर्ट एंड एडेप्टेशंस इन कैमल। कल देखा ना, कैमल की टांगें लंबी होती है। क्यों लंबी होती है, क्योंकि नीचे ज़मीन गर्म होती है ना, तो उसको गर्मी लगेगी, इसलिए भगवान ने उसकी टांगें इतनी लंबी रखी है कि उसका पेट ने जो है वो ज़मीन से बहुत दूर रहेगा, राइट। फिर वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं उसके बारे में क्या होगा देखते हैं। What about the other animals and plants that are found in desert? तो डेजर्ट में भी प्लांट आते हैं, उसमें क्या होगा। Do they have the same kind of adaptation? There are desert animals like rats and snakes which do not have long legs that a camel has। तो डेजर्ट में हमको सांप भी मिलता है ना। तो सांप कहाँ, उसके पैर ही नहीं होते हैं, वो तो पूरा ज़मीन मिट्टी के ऊपर होता है, तो उसको कितनी गर्मी लगेगी। और दूसरा होता है चूहा, चूहे के पैर भी छोटे ही होते हैं, उसके भी पैर थोड़ी कैमल की तरह लंबे होते हैं। इमेजिन करो तो चूहे के पैर भी कैमल की तरह ऊंचे होते तो चूहा कितना ऊपर दिखेगा तुम्हें। तो उसको गर्मी नहीं लगती होगी, स्नेक को और चूहे को। तो वो लोग कैसे एडप्ट हो गए गर्मी के साथ में, एडजस्ट हो गए ना। There are desert animals like rats and snakes which do not have long legs like a camel to stay away from the intense heat during the day. They stay in burrows deep in the soil। अभी देखो गर्मी तो मिट्टी के ऊपर लगती है, तो वो लोग क्या करते हैं, सांप और चूहे क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर अपना घर बनाते हैं बिल में। तो अंदर जब मिट्टी में चले जाएंगे तो ऊपर सूरज की रोशनी नहीं आएगी उनके ऊपर, और अंदर जो होता है उनको कम गर्मी लगेगी, है ना। तो उसके पैर तो लंबे नहीं हो सकते, तो वो क्या करते हैं, मिट्टी के अंदर चले जाते हैं नीचे, तो उनको गर्मी नहीं लगेगी। These animals come out only during the night when it is cooler। तो सांप और चूहा कब निकलेगा अपने बिल से बाहर, रात में, क्योंकि रात में सूरज नहीं होता है, सूरज नहीं होगा तो गर्मी नहीं लगेगी और मिट्टी ठंडी हो जाएगी, तो वो ठंडी मिट्टी में आराम से घूम के अपना खाना वाना ढूंढ सकता है, ठीक है। हाउ आर दिस एडेप्टेड टू द डेजर्ट, सम टिपिकल प्लांट्स। अभी प्लांट्स, अभी तो हमने जानवर की बात की ना, तो अभी प्लांट्स कैसे होंगे डेजर्ट में, वो हम कल देखेंगे। आज यहीं पर स्टॉप करते हैं, ठीक है। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।